नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद्यांकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। सभी साथीगण जल्दी से जुड़ जाओ। देखो, कल हम मिक्सचर के बारे में पढ़ रहे थे और वहीं से थोड़ा सा आगे भी बढ़ना है हमको। ठीक है। मिक्सचर सॉल्यूशन एंड कंपाउंड। मिश्रण, विलयन एवं यौगिक। ठीक है। आज जो पार्ट होने वाला है आपका वो सेकंड पार्ट है। प्यारे दोस्त, एक सिंपल सी बात है, एक साधारण सी बात है। ठीक है। जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते 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 नमस्ते। जुड़ जाओ सब साथीगण। देखो क्या है कि मैंने आपसे कहा था कि कल हम एक चीज पढ़ेंगे यहाँ पर मुख्य रूप से। और मिश्रण के बारे में मैंने बताया था कि इसका कोई अनुपात नहीं होता है ना। आपने ये चीज भी पढ़ी थी। इसके अलावा मैंने फिर आपको ये बताया था कि मिश्रण को नॉर्मली हम पृथक कर सकते हैं भौतिक विधियों द्वारा। तो मिश्रण के पृथक्करण किए जा सकते हैं। तो मिश्रण का पृथक्करण कैसे होता है, इसके लिए मैंने कहा था कि भाई हम ये चीज पढ़ेंगे और इसको मैं पीपीटी से आपको करवा रहा हूँ। ठीक, सिर्फ मिश्रण का पृथक्करण, बाकी सारा हैंड रिटन हम पढ़ते ही हैं, आपको पता ही है। ठीक है। तो आज की जितनी भी चीजें हैं, मैं ये कहूंगा 90% चीजें आपने ऑलरेडी पहले ही देख रखी हैं। ठीक है। अपने घरों के आसपास में देखी होगी, नहीं तो कहीं और देखी होगी, लेकिन देख रखी है। इतना मैं श्योर हूं कि आपने इनको जरूर देखा है कहीं ना कहीं, और नहीं तो पढ़ा तो जरूर है कहीं ना कहीं। ठीक है। चलिए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चलो, आज ठंड है भैया, बहुत पानी गिरा है हमारे उज्जैन में आज। ठीक है। मौसम ऐसा हो रहा है कि गार्डन गार्डन, और अपनी तबीयत तो वैसे भी चल ही रही थी, और इस मौसम ने भैया। ठीक है। आ जाओ। तो मिश्रण के पृथक्करण को हम यहाँ पर पढ़ने वाले थे। किसकी बात करने वाले थे? लास्ट पॉइंट यही पढ़ा था हमने, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। किस तरह से मिश्रण का पृथक्करण होगा। और यकीन मानिए, आप जब इसको पढ़ेंगे तो यार सर हमने ये सब तो देख रखे हैं, बस नाम अलग अलग है। मिश्रण का पृथक्करण या मिश्रण के पृथक्करण की विधियां, ठीक है, जो आप कहना चाहें वो इस पार्ट का नाम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम वापस से मिश्रण के प्रकार पे चलेंगे, फिर विलयन पे चलेंगे। भाई सबसे पहली चीज देखो, वाष्पीकरण। लोग, आपको एक चीज बताता हूं मैं, आपने इवोप्रेशन या वाष्पीकरण के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा। हमारे यहाँ पर गुजरात जो है, ये फर्स्ट नंबर पर आता है। ठीक है। काई के मामले में, नमक उत्पादन में, है ना। सॉल्ट को प्रोड्यूस करने में कौन सी स्टेट पहले नंबर पर आती है? गुजरात। बच्चे के माइंड में गुजरात कभी आता नहीं है। गुजरात उसको ऐसा लगता है लैंड से लगा हुआ है, गुजरात समुंदर से भी लगता है। ठीक है। अब देखो कैसे, आपको ये जो एक विशाल एरिया दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ये जो सफेद सफेद टीले दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये नमक के ढेर है। कच्छ का रण जो है ना, उसका कुछ इलाका गुजरात के अंदर बिल्कुल सफेद है, व्हाइट, है ना, या सफेद रेगिस्तान बोलते हैं उसको। अब यहां देखना क्या होता है, ये जितनी दूर तक नजर जा रही है, हजारों किलोमीटर तक, ये क्या करते हैं, समंदर का पानी भर देते हैं इतने इतने लेयर पर, है ना। इतना पानी भर दिया। अब क्या होता है, ये प्राकृतिक पूरी नेचुरल घटना है। अब क्या होगा, जब पानी भर दिया इस पूरे इलाके में, तो सूरज देवता अपने प्रकाश के कारण क्या करेंगे, जो पानी होता है वो जलवाष्प बन करके ऊपर चला जाता है। ठीक है। क्या चला जाता है ना, जलवाष्प बन करके ऊपर चला जाता है। तो नमक जो होता है वो क्रिस्टल बचते हैं। फिर नमक को इकट्ठा किया जाता है। किसको इकट्ठा किया जाता है? नमक को। तो ये एसिड जो आपको बड़े बड़े ढेर, है ना, कई, है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजस्थान में नमक पैदा नहीं होता, आंध्र प्रदेश में नहीं होता, तमिलनाडु में नहीं होता, सब जगह पर नमक होता है।
लेकिन गुजरात जो है पूरे भारत में सबसे ज्यादा नमक पैदा करने के लिए जाने जाने वाला स्टेट है। ठीक है, तो इस विधि का उपयोग घुलनशील ठोस, अब मुझे एक बात बताओ, नमक घुलनशील होता है कि नहीं होता पानी के अंदर? क्या हाँ सर, घुलता है। ठीक है, ठोस विलायक जैसे पानी के मिश्रण से ठोस को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, नमक के पानी से नमक को प्राप्त करना। ठीक है, दिस मेथड इज यूज ऑब्टेन अ सॉलिड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ अ सोल्यूबल सॉलिड। तो सोल्यूबल सॉलिड, सर चीनी को ऐसे कर सकते हैं? हाँ, चीनी को भी आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया पहला जो हमारा तरीका था वो वाष्पीकरण था। क्या था? वाष्पीकरण था दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है, क्या था? वाष्पीकरण, इवोपरेशन। तो क्या सभी को पहला तरीका समझ में आया? ठीक है, क्या सभी को है ना, पहला समझ में आ गया ये यहां पर कि हाँ ये चल हो चुका है? बताइए, वाष्पीकरण समझ में आया। नमक की प्राप्ति इसी विधि से करते हैं। एग्जाम में प्रश्न ये आता है, नमक को कैसे प्राप्त किया जाता है? बताइए। हाँ, जीजी पहले नंबर पर है। जीजी पहले नंबर पर है। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगली विधि के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट पर। एक ऑलरेडी हम इसको एक बार पढ़ भी चुके हैं पहले, जब हमने पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पढ़ी थी, तो तब हमने इवोपरेशन के बारे में पढ़ लिया था। अब यहां से हम सेकंड वाले पार्ट पर आते हैं, सेपरेटिंग फलन। है ना, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं सेपरेटिंग फनल, और हिंदी में कहा जाता है पृथककारी फनल। सर ये क्या होता है? देखो भैया, पृथककारी फनल को पहले मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर लेता हूं, जितनी मुझसे बन पाए। ठीक है, यहां देखना। अब इसमें क्या किया जाता है, इस फनल के अंदर ऐसे मिश्रण को भरा जाता है, जैसे ये समझो आप कि भैया हमने ये कोई तेल हो गया, ऑयल हो गया, और ये क्या हो गया? पानी हो गया। जब हम इसको सेपरेट फनल में रखते हैं यहां पर, तो हम क्या करते हैं, हम इस जार को यहां पर इस तरह से खोलने का काम करते हैं, है ना। और जब हम इस जार को इस तरह से खोलते हैं यहां पर, ठीक है, तो इस विधि में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि इस विधि में हम ये देखते हैं कि जितना भी पानी था, वो सारा पानी जो है वो इससे टपकता हुआ इस जार से, हमने यहां पर इसको क्या कर लिया यारी दोस्त, यहां से इस को इकट्ठा कर लिया। ये नल टाइप का एक सिस्टम होता है। अब देखना, तेल और पानी कभी आपस में नहीं मिल सकते, तो हमने क्या किया, तेल और पानी एक, भाई सीधी सी बात है, फनल किप के अंदर भर दिया, और इसको हमने यहां पर नल खोला। अब नल खोला तो ये पानी यहां से टपकता गया। एक ऐसी कंडीशन आई कि यहां पर आते आते ये सारा के सारा पानी जो है इसमें आ चुका था। तो तुरंत हम क्या करते हैं, इस नल को या इस वाल्व को हम यहां पर बंद कर देते हैं। तो तेल जो है वो यहां रह जाता है और पानी जो है वो नीचे आ जाता है। तो इस घटना को या इस पद्धति को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फनल पद्धति, है ना, या पृथक्करण फनल कहा जाता है, या सेपरेटिंग फनल कहा जाता है, या फनल पद्धति कहा जाता है। ठीक है,
तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो सेपरेटिंग फनल इज यूज मेनली टू सेग्रीगेशन टू इम्सीबल, यहां पर ये एक वर्ड याद रखना, टू इम्सीबल। इम्सीबल का मतलब अमिश्रणीय, जो आपस में कभी नहीं मिलते हैं। इस फनल का उपयोग मुख्य रूप से दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों को अलग करने के लिए यूज में लाया जाता है। अमिश्रणीय मतलब जो एक दूसरे में कभी घुल ही नहीं सकते, तो ऐसे लिक्विड को, ऐसे द्रव को पृथक करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। इस तंत्र में मिश्रण में कणों के असमान घनत्व का लाभ उठाना शामिल होता है। असमान घनत्व क्यों? जिसका घनत्व या डेंसिटी कम होती है। अब ये तेल ऊपर क्यों है? क्योंकि इस तेल का घनत्व जो है, इसकी जो डेंसिटी जो है, इसका घनत्व पानी से कम है। जिसका घनत्व है ना उस वस्तु से कम होता है वो तैरता है। जैसे बर्फ पानी में तैरती है, तो बर्फ का घनत्व क्या होगा? पानी से कम। तो घनत्व पानी से कम है। तो ऑयल की जो डेंसिटी है वो लेस देन वाटर है। तो इसमें सबसे मेन चीज क्या होती है? जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वही फनल में शेष रहता है, नीचे वाले को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर मुख्य रूप से डेंसिटी का यूज करते हैं। तो इस तंत्र में मिश्रण के कणों के असमान घनत्व का लाभ उठाना शामिल है। इस तकनीक का उपयोग करके तेल और पानी को आसानी से अलग कर सकते हैं। यहां से प्रश्न सीधा आता है, तेल और पानी को किस विधि से अलग किया जाता है? ठीक है, तो भैया आंसर होता है ऑप्शन में, फनल विधि द्वारा या पृथककारी कीप द्वारा। या फिर ऐसा प्रश्न आता है, इम्सिबल लिक्विड्स को या अमिश्रणीय द्रवों को किस विधि है ना, किस पद्धति से अलग किया जाता है, किस विधि से अलग किया जाता है? तब भी आपका आंसर सेम बनता है, फनल विधि से। या उल्टा पूछ सकते हैं, फनल विधि से किसका सेपरेशन किया जाता है? ठीक है, ये चीज आपको यहां पर सिंपलेस्ट वे में याद रखनी है। ठीक है, अब यहां से अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। आसवन या डिस्टिलेशन क्या होता है? आसवन देखो आप समझना, आसवन या डिस्टिलेशन जब वर्ड आता है तो ये क्या चीज होती है? जब भी आप आसवन की बात करते हो, ठीक है, या डिस्टिलेशन की बात करते हैं, तो इसमें दो पद्धतियां शामिल होती हैं। आसवन में सबसे पहले वाष्पीकरण होता है, और प्लस साथ में फिर संघनन होता है। इवोपरेशन और कंडेंसेशन, इन पद्धतियों को मिला करके आसवन का निर्माण किया जाता है। कि सर मतलब समझ में नहीं आया। देखो क्या होता है, आपने सऊदी अरब का नाम सुना होगा, है ना, दुबई वगैरह, यूनाइटेड अरब अमीरात वगैरह, ये सारे सऊदी वाला जो इलाका है, उनके पास पानी नहीं है, वहां कोई नदियां नहीं है, लेकिन उनके पास यूज करने का पानी तो बहुत है यार। कहां से आता है? वो क्या करते हैं, समुद्री जल को लेते हैं। क्या लेते हैं? समुद्री जल। समुद्री जल, जो आप मरीन वाटर भी कह सकते हैं, है ना, तो मरीन वाटर को लेते हैं। इस वाटर को सबसे पहले ये इवोपरेट करते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण करेंगे तो NaCl यहां से अलग हो जाएगा और साथ में जलवाष्प बन जाएगी। बस यहीं पर एक ट्विस्ट होता है, यहीं पर एक ट्विस्ट होता है ना। अगर ये घटना खुले में कर रहे होते तो पानी सारा उड़ जाता। लेकिन भाई साहब, ये जो NaCl, इस समुद्री जल को जब गर्म करते हैं, ये जो भाप बनती है, इस पानी की जलवाष्प को ये क्या करते हैं पता है आपको? ये किसी विशेष चेंबर के अंदर या ड्रम के अंदर, जैसे ये मान लीजिए कि एक, ये देखिए यहां पर मैं इसमें यहां पर समुद्री जल को रख के गर्म कर रहा हूं। अब यहां से पानी की जो भाप है वो इसमें ही आगे जा सकती है, यहां से ये लॉक्ड है। अब ये लॉक्ड है तो वो पानी यहां आता है। अब यहां पर कूलर लगे हो, कूलर मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, इन्हें है ना कूलेंट कहते हैं। कूलेंट मतलब ठंडा करने वाला। तो ये कूलेंट लगे होते हैं। अब ये कूलेंट क्या करते हैं, लगातार ठंडा पानी आता रहता है इनमें और वापस से वो निकलता रहता है। तो ये ठंडा पानी क्या करता है, जो गर्म जलवाष्प होती है उसका टेम्परेचर एकदम घटा देता है। तो घटा देता है, तो ये जलवाष्प जो होती है, ये जलवाष्प आगे चल करके किस में बदल जाती है? जल में बदल जाती है, वाटर में बदल जाती है। तो भाई सिंपल सी बात है, जलवाष्प का जल में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। किसी गैस का द्रव में बदल जाना। और समुद्री जल का क्या बन रहा है? जलवाष्प बन रहा है। तो भैया सिंपल सी बात है, ये घटना क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। तो जो डिस्टिलेशन होता है वो वाष्पीकरण और संघनन से मिलकर बनता है। कैसे बनता है? वाष्पीकरण और संघनन से मिलकर बनता है। ठीक है, यहां देखिएगा, मिश्रण को गर्म किया जाता है, अधिक वाष्पशील द्रव पहले वाष्पित हो जाता है, फिर उसे संघनित्र से गुजारता है। संघनित्र का मतलब कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन की प्रोसेस, ये सबसे पहले यहां पर जलवाष्प बन गई, वाटर वेपर बन गई,
और जलवाष्प से फिर बाद में यहां पर देखिए ये जल बन गया। ये जो जल यहां पर आया इसमें नमक नहीं है, ये प्योर वाटर है। लेकिन इंडिया जैसे देश में ये थोड़ा खर्चीला होता है, उनको खर्च नहीं पड़ता क्योंकि भाई उनके पास तो वैसे ही तेल बहुत है, तो उनको ऐसा नहीं लगता कि बहुत खर्च हो रहा है। ठीक है साहब, है ना, पानी यूज में आना चाहिए, बस पानी होना चाहिए। तो उनके लिए वो चीज सस्ती पड़ती है, क्योंकि बाहर देश से पानी मंगवाने से तो अच्छा ही है भैया, और इतना पानी है नहीं कि यूज कर पाए इतने बड़े पैमाने पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ये इस तरह से यूज में लाया जाता है। ठीक है, तो प्यारे दोस्त, आसवन क्या होता है? किसी मिश्रण को जब हम गर्म करते हैं, जैसे फॉर द एग्जांपल समुद्री जल से शुद्ध पानी को प्राप्त करना, मोस्ट रिपीटेड है ये, कि समुद्री जल से शुद्ध पानी को प्राप्त करने के लिए जिस विधि का यूज करते हैं उसका नाम क्या है? आसवन है, डिस्टिलेशन है। तो उम्मीद करता हूं ये डिस्टिलेशन आपको यहाँ पर है ना, डिस्टिलेशन, यहाँ एक एल और आएगा, डिस्टिलेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा, वाष्पीकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समुद्री जल से शुद्ध जल की प्राप्ति करने की ये विधि होती है। जलवाष्प अलग होती है, फिर इसको ठंडा करते हैं और जल बन जाता है ना। इसमें ऐसे यहाँ तो एक छोटा प्रैक्टिकल हम जो लैब में करते हैं, इनके पास में बड़े बड़े चेंबर होते हैं, मतलब ये समझ लो कि कई किलोमीटर में फैली हुई इनके, है ना प्यारे दोस्त, प्लांट होते हैं जिसके अंदर समुद्री जल आते हैं। उन टैंकों के अंदर टैंक गर्म करते हैं, जो भाप बनती है वो जलवाष्प दूसरे टैंक में जाती है, उसको ठंडा करते हैं। तो ये बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, तो प्यारे दोस्त, मिश्रण को गर्म किया जाता है, अधिक वाष्पशील द्रव पहले वाष्पित होता है, फिर उसे संघनित्र से गुजारकर द्रव के रूप में एकत्र किया जाता है। ठीक है, द मिक्सचर इज हीटेड देन मोर, है ना, वोलेटाइल लिक्विड इवोपरेट फर्स्ट, देन इट पास थ्रू अ, है ना, कंडेंसर एंड कलेक्ट इन लिक्विड फॉर्म। तो ये फिर बाद में लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इसमें दो विधियां शामिल होती हैं। ठीक है, ऑब्टेनिंग प्योर वाटर फ्रॉम सी वाटर या मरीन वाटर या समुद्री जल या खारा जल, जो भी आप कहना चाहो, उससे शुद्ध जल की प्राप्ति आसवन विधि से करते हैं, है ना, क्योंकि नमक वाला पानी एक प्रकार का मिश्रण ही होता है। तो अभी तक हमने तीन पढ़ी है। एक हमने इवोपरेशन पढ़ा, सबसे पहले वाष्पीकरण, दूसरे नंबर पर हमने फनल पढ़ा, और तीसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा? डिस्टिलेशन पढ़ा। अब प्यारे दोस्त यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगली आती है सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण। ये विधि हमने कई बार देखी होगी कि सर हमने कहाँ देखी है, ऐसे ही कुछ भी बोल दे क्यों। दही, आना, दूध से दही बनता है, आपने ये चीज तो देखी होगी। और दही को क्या किया जाता है? एक मटका लिया जाता है, उस मटके में डाला जाता है, और फिर, है ना, पहले हाथों से मथा जाता था, मथनी बोलते थे उसको, मथना। वो करते थे कि नहीं? कि हाँ सर करते थे ऐसे। फिर मशीनें आ गई, मिक्सर जैसी मशीनें आ गई, तो वो उसमें छोड़ करके चला दी जाती है। तो मथना बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? मथना। अब इसमें क्या होता है कि वो बहुत तेजी से उसको घुमाया जाता है। अब इसमें दो चीजें होती हैं। जब दही को ऐसे मथा जाता है ना, तो मक्खन ऊपर आ जाता है, और जो बटर होता है, छाछ होती है, बटर मिल्क बोलते हैं जिसको, छाछ जो होती है, मट्ठा जो होता है, वो नीचे चला जाता है। तो हल्के कणों का ऊपर आना और भारी कणों का तल में चला जाना, ये होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। जानते हो ना, मैंने क्या कहा था? इनमें से अधिकांश विधियों के बारे में जानते होंगे, बस पूछते कैसे हैं ये आपको नहीं पता होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ये अपकेंद्रण विधि पर बेस्ड होते हैं, है ना। कई बार पूछा जाता है दूध से क्रीम कैसे निकाला जाता है, क्रीम से मक्खन को अलग करना, या रक्त से प्लाज्मा को अलग करना। आपने कई बार देखा होगा, आप ब्लड टेस्ट करने के लिए देते हो कि हाँ सर देते हैं, कभी लेबोरेटरी में पैथोलॉजी में जाओगे, उनके यहाँ तो कुछ ऐसी मशीनें आप देखोगे, इस तरह की मशीन होती है, हमारा ब्लड का सैंपल ऐसी शीशियों में लेके रखते हैं, और इनमें डाल करके इसको बंद करके बटन चालू कर देते हैं। अब ये भाई साहब घर 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 घूमता है। ठीक है, तो ये ऐसे घर 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 घूमता रहता है। कुछ समय बाद उस ब्लड में से ऐसा प्लाज्मा ऊपर पीले रंग का दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, तो ब्लड लिया था तब ऐसा था, ठीक है, स्टार्टिंग ऐसी हुई थी, लेकिन एंडिंग ऐसी हुई है। इसी तरह से दूध से क्रीम निकालना, ब्लड से प्लाज्मा को अलग करना, ये पैथोलॉजी लैब वाले इस मशीन का यूज करते हैं, आपने पैथोलॉजी में ऐसी मशीन देखी होगी। ठीक है, कहीं वो दूध वाले भी जो होते हैं ना, उनके पास भी एक मशीन पड़ी होती, थोड़ा सा दूध एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के उसमें रख देते हैं, और फिर वो घर 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 घूमती रहती है ना। तो दूध वाले दूध से क्रीम निकालने के लिए भी इस मशीन का यूज करते हैं। तो भैया क्रीम से मक्खन निकालना हो जाएगा, या फिर आप ये कह सकते हो दूध से क्रीम निकालना, या फिर आप ये कह सकते हो दही से मक्खन। ये इसी पर बेस्ड है। वॉशिंग मशीन भी तो क्या करती है, वो भी ऐसे ही, पर वहां कोई नया प्रोडक्ट दिखता नहीं है। ठीक है, बाकी अपकेंद्री बल पे ही काम करती है वो, है ना। तो दूध से क्रीम, दही से मक्खन, ये आपने देखा हुआ है, आपको ये पता है, आप जानते हैं, बस शायद इसका नाम नहीं पता होगा आपको। तो प्यारे दोस्त, इसे अपकेंद्रण विधि कहते हैं, या सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के नाम से इसे जाना जाता है। और उम्मीद करता हूं ये विधि अब आपको समझ में आ गई होगी।
चलिए, इस विधि में मिश्रण को बहुत तेजी से घुमाया जाता है। अभी तक मैंने समझाया नहीं है, अभी तक तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा था, इसको तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अब पढ़ रहा हूं। इस विधि में मिश्रण को बहुत तेजी से घुमाया जाता है, जिससे भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। यही चीज मैंने आपको समझाई, ठीक है। उदाहरण, क्रीम से मक्खन अलग करना या रक्त से प्लाज्मा का अलग करना। इन दिस मेथड द मिक्सचर इज, है ना, याद रखना, स्पून वेरी रैपिडली, ठीक है, कॉजिंग द हैवियर द पार्टिकल टू सेटल टू, है ना, याद रखिएगा, टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल टू रिमेन ऑन द टॉप। तो लाइटर पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं, हैवियर पार्टिकल डाउन चले जाते हैं। एग्जाम्पल, सेपरेटिंग ऑफ ब्रेटअप फॉर क्रीम और प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए हैं। चलिए, अगली विधि या अगली मेथड पर आते हैं। इसके बाद में वो होती है निस्यंदन, मतलब छानना। भाई साहब क्या ही बताऊं छानने के बारे में, तो ठीक है। एक होता है ना भाई साहब, हमारे यहाँ क्या महाकाल की नगरी है, तो भाई साहब थोड़ी सी छानने वाला चलन है यहाँ पर, ठीक है ना। भोले की प्रसाद बोल करके भाई साहब छान लेते हैं। छानने का मतलब, भांग जो होती है कपड़ा होता है, उस कपड़े पे डाल करके ऐसे रगड़ी जाती है, तो उसको बोलते हैं छानना। तो छानने का मतलब ये होता है, क्या चीज हो गई, देखो भाई, पानी में घुले नमक से रेत को अलग करना। पानी में घुले नमक, नमक कभी भी अलग नहीं होगा। नमक वाले पानी को छानोगे नीचे निकल जाएगा, चीनी वाले पानी को, वो घुल गई है, लेकिन रेत अलग हो जाएगी। जैसे चाय पत्ती को छानते हो, चाय की पत्ती रह जाती है, ठीक है। तो भैया ये होता है फिल्ट्रेशन, छानना या निस्यंदन कहते हैं। अब इसमें दो चीजें होती है। बच्चा ये सोचता है फिल्ट्रेशन प्यूरिफिकेशन होता है, नहीं। देखो मुझे एक बात बताओ, नाले को पानी को छन्नी से छानने पर क्या वो आरओ का पानी हो जाएगा, वो प्यूरिफाई वाटर होगा? है सर, कैसी बात कर रहे हो? छानने पर सिर्फ बड़े कंकर जो होते हैं या बड़ी अशुद्धियां जो होती हैं वो हट जाती हैं, प्यूरिफिकेशन नहीं है। प्यूरिफिकेशन या पानी को शुद्ध करना, भैया उसमें उपस्थित हानिकारक अशुद्धियां हटाना होता है। बात समझ में आई? तो फिल्ट्रेशन का मतलब कभी भी प्यूरिफिकेशन से नहीं होगा। यह विधि एक ऐसे मिश्रण को अलग करने के लिए है जिसमें एक द्रव और उसमें अघुलनशील जो घुले नहीं ठोस कण होते हैं। नहीं घुलने वाले, कैसे, नहीं घुलने वालों के लिए होती है, ठीक है। फिल्टर पेपर का उपयोग करके ठोस कणों को द्रव से अलग किया जा सकता है। ये स्कूल लाइफ में बहुत किया जाता है ना। इस तरह से एक टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, लिक्विड लेते हैं और एक नीचे बीकर लगा देते हैं, इसमें से विलियन डालते हैं, कुछ पार्टिकल इस फिल्टर पेपर लगा होता है इसमें, उसमें अटक जाते हैं और बाकी का विलियन नीचे आ जाता है। तो भैया ये भी छानना हो गया। चाय की छन्नी का उपयोग करते हैं तो वो भी छानना हो गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये सारी चीजें यहां पर मुख्य रूप से देखने को मिलती है। चलिए, तो भैया यह विधि एक ऐसे मिश्रण को अलग करने के लिए है जिसमें एक द्रव और उसमें अघुलनशील जो घुले नहीं ठोस कण है, ठीक है। फिल्टर पेपर का उपयोग करके ठोस कणों को द्रव से अलग करना। उदाहरण, पानी में घुले नमक से रेत को अलग करना, ठीक है। अब भाई यहां पर जब आप देखते हो, ये देखिए भाई, हमने एक विलियन लिया ग्लास के अंदर। आप यहां देखिए, इस ग्लास के अंदर बहुत सारे हमारे पास ऐसा, ये इसमें बहुत सारे ऐसे कण थे। अब जब हमने, है ना, अब ये रेत समझो, जो समझना है आपको, पत्थर समझो। अब जब हमने इसको डाला, इस मिश्रण को, अब यहां पर एक लगी हुई है इस तरह से एक छन्नी, ठीक है, एक छन्नी लगी हुई है। अब सारे ही वो पार्टिकल यहां पर जमा होने शुरू हो गए, और बचा हुआ विलियन देखो नीचे एकदम क्लियरली आ रहा है, एज इट इज। यहां देख लीजिए, ये पार्टिकल, यहां पर एक फिल्टर पेपर लगा हुआ है। फिल्टर पेपर होता है कागज की तरह, तो ये फिल्टर पेपर है। तो इस फिल्टर पेपर का यूज करके भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब नीचे जो आ गया वो लिक्विड आ गया और अशुद्धियां सारी ऊपर रह गई, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब ये चीजें अगर बिना इमेज के पढ़ रहे होते तो क्या समझ में आती है? कल मैंने कहा था ना कि मैं आपके लिए बेस्ट ही दूंगा, मैं खुद हाथ से लिख के पढ़ाने का शौकीन हूँ, लेकिन कुछ चीजें जो इमेज से ही समझ में आती हैं, ठीक है। देखो अब इनमें हर एक में इमेजेस लगी हुई हैं, तो ये तुरंत क्लिक हो रही है। इनमें से अधिकांश चीजें आपने ऑलरेडी पहले से सुनी हुई है या देखी हुई है या पढ़ी हुई है, लेकिन अगर इनकी इमेज नहीं होती तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज आप एकदम से क्लिक कर पा रहे हो वो नहीं कर पाते हैं। और चाहे मैं इसमें कितना भी अच्छा समझाने की कोशिश कर लेता, वो चीज नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम कभी आपको कहते हैं ना कि ये चीज आपको इससे बेटर समझ में आएगी, मतलब हम कहीं ना कहीं उन चीजों के ऊपर पहले से कई बार काम कर चुके हैं और उस चीजों के बारे में जानते हैं, है ना। तो शायद मैं लिख देता तो ये इतनी बेटर आपको समझ में नहीं आती। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर जिनमें इमेजेस बहुत आवश्यक होती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि आपने उस चीज को लिए, है ना, ये कहा कि नहीं सर ये अच्छी है हमारे लिए,
और आप कह रहे हैं तो आप अपने अनुरूप करिए, नहीं तो ये होता है नहीं सर ये क्यों कर रहे हो, पीपीटी का है, ये है वो है। ठीक है, तो कभी कभी चीजों को इजी वे में समझने के लिए हमें डायग्राम्स की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगली चीज। और भाई साहब सत्य ही जहर है। देखो, हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान रखिएगा, इसे हिंदी में छनाई लेकिन इंग्लिश में सिविंग कहते हैं। तो ये सिविंग के नाम से ही पेपर में आता है। सिविंग क्या होता है? देखो क्या होता है, मैं आपको सीविंग बताता हूँ। सीविंग मेरे यहाँ पढ़ी हो कभी तो। ठीक है, ये देखो, ये इस तरह की है ना। अब इसमें जैसे चाय छन सकती है, इसका बड़ा वर्जन जो है वो आटा छान सकता है। ये छनाई होती है, सीविंग होती है। आटा छानने के लिए हम क्या करते हैं भैया, इससे का बड़ा वर्जन होता है, उसमें आटा डाला जाता है, उसको छाना जाता है, अशुद्धियां रह जाती है। मतलब कहने का ये है कि जिसके कणों में अंतर हो, पार्टिकल में डिफरेंशिएशन हो, तो यह मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है, जिसके अधिकतर अलग अलग आकार के पदार्थ होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल जिसमें पाए जाते हैं। ये उपयोग घरों में बहुत होता है। भाई गेहूं को छान रहे हैं, छलनी होती है ना, छन्नी बोलते हैं। लेकिन याद रखना ये एनसीईआरटी के वर्ड है सिविंग। वहां पर कभी चलनी वर्ड नहीं आएगा, छनाई वर्ड आएगा हिंदी में आया तो, है ना। या फिर सिविंग वर्ड आएगा, क्या आएगा, सिविंग, है ना। तो ये क्या करते हैं, वो ऐसे करके भाई चन्ना चलाते हैं। बहुत सी बार लहसुन में, लहसुन का भी होता है, बड़ी साइज की अलग करना, छोटी साइज की अलग करना। रेत में भी होता है, बारीक रेत को अलग करना, पत्थर ऊपर रह जाते हैं। तो ये सब सीविंग की घटनाएं, जहां पार्टिकल डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं, जहां कण के जो आकार होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं, वहां पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो पार्टिकल जहां पर अलग अलग प्रकार के होंगे, है ना, साइज ऑफ पार्टिकल जो होंगे वो अलग अलग टाइप के होंगे, कण का आकार जहां अलग अलग हो। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। ये आपने अक्सर देखा होगा, ये महिला दिख रही है आपको, इनके हाथ में हमारे यहाँ सूपड़ा बोलते हैं, एक ऐसी संरचना है। ठीक है, इस तरह की एक संरचना है इनके हाथ में, है ना। ऐसे करके अनाज भरते हैं और फिर यूं करके। ठीक है, हमारे यहाँ इसको, हमारी देसी लैंग्वेज में हमारे यहाँ पर बोलते हैं उफणना। उफणना, है ना, या फिर ये उफणना, ऐसा उफणना। महिलाएं क्या करती हैं या पुरुष क्या करते, हवा का इंतजार करते हैं। गेहूं की एक तगारी भर के खड़े हैं, एक टब भर के खड़े हैं, जैसे ही हवा चलती है उनको गिराते हैं। अब इसमें क्या चीज होती है, इसमें दो तरह के पार्टिकल होने चाहिए। ये महिला जब इन कणों को गिराती है तो भारी कण नीचे गिर जाते हैं और हल्के हवा के साथ उड़कर दूर चले जाते हैं, है ना। अब इसका हिंदी नाम और इंग्लिश नाम ये आपके इधर हो सकता है अलग अलग नामों से जाना जाता हो। कहीं पर इसे सूप कहते हैं, कहीं पर इसे सूपड़ा कहते हैं। लेकिन न आपका सूप काम में आएगा, न सूपड़ा काम में आएगा, न हमारे इधर का उफड़ना काम में आएगा। इसका नाम है विनोइंग। क्या है, विनोइंग, ये नाम याद रखना। तो विनोइंग विधि से किसका पृथक्करण करते हैं, पेपर में आएगा तो विनोइंग आएगा। क्या आएगा, विनोइंग। तो इसका शुद्ध हिंदी नाम क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, विनोइंग। क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। तो विनोइंग आएगा पेपर के अंदर, पेपर के अंदर क्या आएगा, विनोइंग। ठीक है, तो कहीं पर सुपड़ा कहते हैं, कहीं पर सूप कहते हैं, कहीं सुपा कहते हैं, जो कहते हो मुझे उससे मतलब नहीं है। न मुझे मेरे यहाँ वाले से मतलब है, न मुझे आपके यहाँ वाले से मतलब है। मुझे मतलब है तो उस बात से कि भैया अगर इसके माध्यम से हम किसी चीज को साफ कर रहे हैं ना, तो सो की सीधी बात है, उस घटना को विनोइंग कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? विनोइंग। चलिए, जब अनाज को थ्रेसिंग की प्रक्रिया, थ्रेसिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है? दो चीज होती है। बहुत सारे हमारे यहाँ एक वर्ड गलत यूज होता है, थ्रेसर। अनाज को निकालने वाला जो होता है उसको थ्रेसर बोलते हैं, ठीक है। और एक बड़ा वर्जन आता है उसका, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? जो गेहूं काटता भी है और निकालता भी है, क्या बोलते हैं आपकी देसी लैंग्वेज में? अरे एक बार क्या और बता देंगे, तुम घबराओ मत। देखो बेटा, कमेंट के जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा लाइव क्लास के अंदर, क्योंकि समय वैसे भी बहुत कम होता है, पता ही नहीं चलता कब क्लास चली गई। तो आप फोकस क्लास पर करिए। गेहूं को काटता भी है और साथ में निकाल भी देता है, उसे क्या बोलते हैं? एक बड़ा सा होता है भाई साहब, पंजाब साइड से अक्सर आते हैं हमारे इधर काटने के लिए। क्या कहते हैं इसको? हार्वेस्टर। लेकिन पता है आप उसका नाम गलत यूज करते हो, ठीक है ना? हार्वेस्टर अलग वर्ड है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हार्वेस्टर, हार्वेस्टर का मतलब होता है अनाज को काटना। क्या होता है? काटना। और थ्रेसिंग का मतलब होता है फसल से अनाज को अलग करना। क्या होता है? अनाज को अलग करना। और जब कोई मशीन हार्वेस्ट भी करती है और थ्रेसिंग भी करती है, दोनों काम एक साथ करती है, तो उसे कंबाइनर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंबाइनर। ठीक है, याद रखना, कंबाइनर कहते हैं। कंबाइनर या कंपाइलर भी बोल देते हैं, कंपाइलर। तो हम लोग गलत, हमारे यहां पूरे इलाके में हार्वेस्टर ही बोला जाता है इसको। लेकिन हार्वेस्टर वो यंत्र होता है, ठीक है। कंप्लेंट बोलते हैं। आपके इलाके में जो भी बोलते हैं, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि हम गलत हैं, हम उस चीजों का सही यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कंबाइनर होते हैं वो, क्या होते हैं? कंबाइनर, क्योंकि वो दोनों काम एक साथ करते हैं। कभी भी हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? काटना। जो फसल पक जाती है उसे काटना, इस हार्वेस्टिंग, कि हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। और उस फसल से अनाज को निकालना, इट्स थ्रेसिंग। और जो वो बड़ी सी मशीन होती है जिसमें हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों एक साथ होती है, इन्हें कंबाइनर कहते हैं। तो आप क्या, हम खुद भी गलत प्रोनाउंस करते हैं। मैं अगर आज गांव जाऊं और गेहूं की फसल मेरे यहाँ आने वाली है, अगर वो कटे, तो प्यारे दोस्त ऐसी स्थिति में वो जो फसल है ना, मैं ये कहूंगा हमारे यहाँ थ्रेसी है ना, क्या आने वाली है भैया? तो हार्वेस्टर आने वाली है, मतलब वो कंबाइनर को हमारे यहाँ हार्वेस्टर ही बोलते हैं, ठीक है। और थ्रेसर तो भैया सीधी सी बात है, वो वर्ड तो सही यूज हो रहा है, जो अनाज से भूसा निकाल रहा है और भूसा अलग कर रहा है, अनाज अलग कर रहा है। चलिए, तो विनोइंग क्या होता है? अनाज को थ्रेसिंग की प्रक्रिया। थ्रेसिंग की प्रक्रिया क्या होती है भैया, समझ गए ना? फसल से जब अनाज अलग हो जाता है तो प्रक्रिया से एकत्र किया जाता है, तो इसे आटे में बदलने से पहले भूसी, है ना, याद रखिएगा, और भूसी से साफ करने की आवश्यकता होती है। भाई या तो भूसी को हटा दो या भूसी से अनाज को अलग कोहर कर दो, भाई सिंपल सी बात है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई, ये वाला चार्ट समझ में आ गया, ये वाला चार्ट समझ में आया। इस मशीन को कंबाइनर कहते हैं, जी हाँ। जैसे आपने जेसीबी का नाम सुना है, जेसीबी मशीन का नाम सुना है, एक्चुअल में वो कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम है। उस मशीन को जेसीबी कहते ही नहीं, जेसीबी एक कंपनी है। हमारे माइंड में मार्केटिंग की इमेज ऐसे भर दी गई है ना, कि भाई साहब कुछ कंपनियों ने मार्केटिंग इस लेवल की है कि अगर वो पदार्थ, जैसे फेविक्विक, दो चीजें टूट जाए तो चिपकाएगा कौन? फेविक्विक कंपनी है, केमिकल नहीं है। अब दूसरी ऐसी कंपनियां कितनी सरवाइव कर रही हैं जो वैसे केमिकल निकाल रही है, लेकिन बिक नहीं रहा, क्योंकि लोगों की जुबान पे क्या गया? फेविक्विक, फेविक्विक, फेविक्विक। जैसे टूथपेस्ट कर रहे हैं, ये कोलगेट कर रहा है साहब। अब वो भले गाय से भी कर रहा हो, वो पेप्सोडेंट वाली कंपनी से कर रहा हो, है ना, वो भाई साहब है ना, विको वज्रदंत की, ये कोलगेट कर रहा है। पेप्सोडेंट से कर रहा है तो भी कोलगेट कर रहा है। तो कंपनियों की ये स्ट्रेटेजी होती है कि भाई साहब हमारा ब्रांड इस तरह से हो जाए कि लोग उस ब्रांड से उस चीज को पहचाने, ना कि उस चीज से ब्रांड को पहचाने। जैसे मैगी, भाई साहब वो एक्चुअल में नूडल है, लेकिन मैगी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया कि मैगी के बाद हजारों कंपनियां आ जाए, अब उसको नहीं दहला सकती।
है ना? क्यों नहीं दहला सकती? क्योंकि वो उस मुकाम पे खड़ा हो गया है कि लोग मैगी के नाम से ही उन नूडल्स को जानते हैं जो उबल करके 2-5 मिनट में बन जाते हैं। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होंगी। ठीक है। ठीक है। ऑटोमोबाइल का हिंदी क्या होता है? ऑटोमोबाइल वाहन उद्योग को कहते हैं। ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाहन उद्योग को कहा जाता है। चलिए, थ्रेसिंग। ये देखिए, ये पुरानी पद्धति है थ्रेसिंग की। क्या करते थे, एक लकड़ी का बड़ा सा बंडल पड़ा हुआ है, ये चावल को सेपरेट कर रहे हैं। तो चावल की फसल इकट्ठी हुई पुराने समय में, कई आज भी ग्रामीण परिवेश में ऐसा होता है, कभी असम वगैरह बेल्ट में जाओगे वहां क्या करते हैं, फसलों को काट करके रख देते हैं। है ना? गांव भी बहुत बड़ा नहीं होता और खेती भी बहुत ज्यादा नहीं होती। तो पहले सारे गांव के लोग मिलकर के एक जने के यहाँ जाते हैं, उसकी फसल सारी क्या करते हैं, कट तो जाती है ना? और फिर उसको निकालने में मदद करते हैं सारे गांव के लोग, पहले ये होता था। फिर दूसरे व्यक्ति के यहाँ, तीसरे के यहाँ, तो सबकी फसलें भी निकल जाती थी, सबकी फसलें भी कट जाती थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस तरह की चीजें कम करी, तो फिर मजदूरी पे आए, लोग पेमेंट करना शुरू किए। है ना? तो पेमेंट से होने लगा, फिर मशीनें आने लगी। तो ये चीज होती थी। लेकिन आज भी कुछ ग्रामीण अंचल में ऐसा काम होता है कि 8-10 घर मिलकर के पहले इसकी फसल कटवा देंगे, फिर इसकी कटवा देंगे। तो वहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ ह्यूमंस बढ़ जाते हैं, तो कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो यहां पर जब फसल कट जाती है तो ऐसे कर करके झटक झटक करके मार मार के, ये घटना थ्रेसिंग कहलाती है। ठीक है। यह विधि ज्यादातर फसलों की कटाई के दौरान की जाती है, आमतौर पर गेहूं की कटाई के बाद उसके डंठल सूख जाते हैं तो गेहूं की फसल निकालना। चावल की, ये जो एग्जाम्पल यहाँ इमेज लग रहा है, ये चावल का लग रहा है। ठीक है। हाँ, कभी आप सोचो कि सर यहाँ तो गेहूं लिखा है, आप चावल का है बोले, क्योंकि फोटोज में जो मैंने फोटो ली है वो चावल की ली है। ठीक है। ऐसे पटक पटक करके, पटक पटक करके, है ना? ये चीज आपको यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। उम्मीद करता हूं थ्रेसिंग आपको समझ में आया होगा। ठीक है। थ्रेसिंग आपको समझ में आया होगा। धान पीटना, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन पेपर में धान पीटना नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आया कि, है ना, अगर आप अगर आप फसल से अनाज को पृथक करना चाहते हैं तो आप किस विधि का यूज करेंगे? तो आंसर आपका जो होगा वो थ्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं पहले। चलिए, मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, चुंबकीय पृथक्करण क्या होता है? देखो भाई, क्या होता है आप ये समझना कि मैग्नेटिक सेपरेशन क्या चीज होती है। अभी इसको, है ना, जैसे ये देखो, मैं मान लीजिए कि झारखंड जाता हूं, मुझे वहां की मिट्टी में क्या मिला, आयरन मिला, लोहा मिला। तो मुझे उसमें से आयरन को सेपरेट करना है। अब मुझे पता है लोहा चुंबक के प्रति आसानी से आकर्षित हो जाता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक ऐसे बेल्ट का निर्माण करता हूं, ये यहां पर देखिएगा। ठीक है। जिस पर एक बेल्ट चल रही है, ये गोल गोल एक बेल्ट है, ये बेल्ट लगातार ऐसी चलती रहती है, ऐसे 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 ये बेल्ट चलती रहती है। मैं क्या करता हूं, इस बेल्ट के ऊपर यहां से उस मिश्रण को डाल दूंगा, वो मिश्रण यहां से इस तरह से आएगा। मैं यहां की ओर में इस बेल्ट के साथ में एक बड़ा सा मैग्नेट यहां पर लगा देता हूं। इस साइड में क्या लगा देता हूं, नीचे एक मैग्नेट लगा देता हूं। ठीक है। यहां के साइड में एक मैग्नेट लगा देता हूं। अब ये जो यहां पर जितना भी मैंने वो रॉ मटेरियल डाला था, जिसमें लोहा था, तो लोहे के पार्टिकल इस मैग्नेट के साथ आकर्षित होकर इधर जाने लगते हैं। अब भाई साहब, ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल इन्हें कहाँ खींच लेता है, नीचे, क्योंकि मैग्नेट तो मैंने यहाँ लगा रखा है, यहाँ की जगह पे। तो वो इन्हें कहाँ खींच लेता है, कि सर नीचे खींच लेता है। ये मैग्नेट से आकर्षित होते हैं और सारा वो यहाँ गिर जाता है। और जो मैग्नेट से आकर्षित नहीं हुए, भाई साहब ये तो स्पीड में चल रहा था, तो दे दनादन वो यहाँ के गिरते हैं। बस समझ में आई? इसे कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब ऐसे पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं और ऐसे पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होते, इनके मिश्रण को पृथक करने के लिए, सेपरेट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। when one substance is the mixture has some magnetic property and this method is quite useful। है ना? ये सिंपल सी बात है। जब मिश्रण में एक पदार्थ में कुछ चुंबकीय गुण हो और बाकी नहीं हो, तो ये पद्धति उपयोग में लाई जा सकती है ना? चुंबकीय तत्वों को अलग करने के लिए आमतौर पर मजबूत चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो इस बेल्ट के यहाँ पर नीचे एक एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा होता है, तो वही ये काम करवाता है। और जैसे ही उस मैग्नेट के आसपास में ये आते हैं, ये नीचे गिर जाते हैं। उम्मीद है आपको मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण समझ में आया होगा। देखो एक्चुअल में था क्या, मुझे पढ़ाने थे सिर्फ केमिस्ट्री से रिलेवेंट। किससे रिलेवेंट? केमिस्ट्री से रिलेवेंट।
लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये एनसीईआरटी में ऐसे वर्ड्स हैं, इनका केमिस्ट्री से, इसका तो केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, फिजिक्स से रिलेटेड है। इसका केमिस्ट्री से क्या ही लेना देना था थ्रेसिंग का, ठीक है, इसका क्या ही लेना देना था। लेकिन एक्चुअल में ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से एक प्रकार के हैं तो मिश्रण ही, है ना। और ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं और कभी कभी एग्जाम में भी आ जाते हैं, और ऐसा भी नहीं है कोई बहुत है ना 11th 12th में दे रखे हैं, 6th 7th में दे रखे हैं यार, तो इनसे प्रश्न आ जाते हैं। तो एक प्रश्न जैसे ये पूछ लिया आपसे, यहां से प्रश्न कैसा बन सकता है इस वाले से, कि चुंबकीय पदार्थ युक्त मिश्रण का, चुंबकीय पदार्थ युक्त या मैग्नेटिक, है ना, सब्सटेंस युक्त मिक्सचर का पृथक्करण किस विधि से किया जाता है, तो चुंबकीय पृथक्करण से किया जाता है। उसमें कम से कम उस वो पदार्थ जो हमें अलग करना है वो चुंबकीय गुण रखे यार, ठीक है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। गेंग अशुद्धि को कहते हैं, है ना, और मतलब अयस्क होता है, खनिज के अंदर उपस्थित अशुद्धि को गेंग कहा जाता है, और जिसमें किसी तत्व की प्रधानता होती है उसे अयस्क कहा जाता है। तो होता यह है कि एक बेल्ट चलता रहता है, उसमें एक मैग्नेट लगा होता है, मैग्नेट रोलर होता है, यहाँ पे एक मैग्नेट लगा होता है, ये मैग्नेट रोलर, ये इस पूरे बेल्ट को ऐसे घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, यहाँ से उस मिश्रण को डाला जाता है। चुंबकीय गुण वाला यहाँ पर नीचे आकर के इकट्ठा हो जाएगा, और जिसमें चुंबकीय गुण नहीं होता वो यहाँ आकर के गिर जाएगा। दो अलग अलग जगह पर, है ना, इन्हें एकत्र करना होता है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अगला क्रोमेटोग्राफी, इसके कई, है ना, आपने कई बार देखा होगा कि हम ये कहते हैं कि इस फल के अंदर ये अम्ल होता है, या ये हार्मोन इसमें होते हैं, ये चीजें होती हैं। तो कई बार क्या उनको अलग किया जा सकता है? पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या किया जाता है, मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं। जैसे क्या किया, मैंने एक इसी तरह का रोलर, जैसे पहले था वैसे एक रोलर बनाया। मैंने एक रोलर बनाया, ये लगातार घूम रहा है। इस रोलर में मैंने नीचे यहां पर एक टैंक बना दिया, इस टैंक से एक मोटर जोड़ी, 2 मिनट, है ना। अब यहां से क्या हुआ, ये यहां से इस पे लिक्विड गिर रहा है, और ये लिक्विड वापस नीचे गिर जाता है। अब ये रोलर लगातार चलता जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, पानी इस पे लगातार गिरता जा रहा है। ये रोलर ऐसे चल रहा है, पानी इस पे गिर रहा है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। उसके बाद में क्या होता है, जब हम इसको बंद करते हैं, इसमें से हमें इस रंग को निकालना था, पृथक करना था। कुछ समय बाद इस बेल्ट को यहां से निकालकर अलग कर लिया जाता है, और इस बेल्ट को यहां पर इस तरह से ये रख दिया जाता है। हम देखते हैं कि इस बेल्ट के अधिकांश हिस्से में एक कलर जो है वो जम चुका है, और बाकी का बेल्ट एज इट इज जैसे पहले था वैसा है ना। तो लगातार पानी इस पे गिरने के कारण क्या हुआ, जो कलर इसमें था वो कलर धीरे 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 इसके बीच वाले हिस्से पर जम गया। फिर हम इसको सुखाते हैं, और धीरे धीरे उस पर कुरेद कर उसे अलग कर लेते हैं। तो रंगों के पृथक्करण के लिए सबसे ज्यादा इसी विधि का यूज किया जाता है, या रंगीन पदार्थ को सेपरेट करने के लिए, कभी कभी हार्मोन के सेपरेशन के लिए भी करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज करते हैं रंगीन पदार्थों के पृथक्करण के लिए। काय के लिए यूज करते हैं, रंगीन पदार्थों के पृथक्करण के लिए इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा पृथक्करण इसका किया जाता है। तो ये था आपका क्रोमेटोग्राफी। चलिए, ये देखिए यहाँ पर, ये इस तरह का एक विलियन था, इस विलियन में हमने पेपर डाला, ये पेपर इस कलर का था। लेकिन हम ये देखते हैं कि यहां से ये सारा एक जैसा कलर ऊपर चढ़ गया, धीरे 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 धीरे। तो ये कलर का ऊपर चढ़ना, ये जो सॉल्वेंट था इसमें रखा गया था भैया, सिंपल सी बात है, कलर जो ऊपर चढ़ा ये हमें इस बात को दर्शा रहा है कि ये कलर को सोख रहा है। तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया, ठीक है, ये रोलर क्रोमेटोग्राफी हो गया, ये क्रोमेटोग्राफी के टाइप होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा क्रोमेटोग्राफी कैसे काम करती है। तो ये एक तो तरीका ये होता है
है ना। एक तरीका ये होता है, ये तो नॉर्मली स्कूल वगैरह में बच्चों को समझाने के लिए करते हैं, है ना। अब बात यहां से आती है थोड़ी सी आगे, एक और होता है जिसे हम कहते हैं प्रभाजी आसवन या सिलेक्टिव डिस्टिलेशन। तो ये जो प्रभाजी आसवन होता है भैया, ये क्या होता है, सिलेक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, आइए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सिलेक्टिव नहीं बोलेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये मैं नहीं बना पाया, समय कम था मेरे पास में, है ना। जितने बने उतने में ले आया, मैंने सोचा था बाकी की इमेज लगा लेता हूँ, हाथ से लिख दूंगा। डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। देखो, प्रभाजी आसवन वहां पर यूज में लाया जाता, मोस्ट प्रोबेबल आपने देखा होगा कि तेल की रिफाइनरियां हैं, है ना। तो पेट्रोलियम जो होता है ना, पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूं, पेट्रोलियम की बात कर रहा हूं। तो ये उनको अलग करता है जिनके क्वथनांक में अंतर होता है। ठीक है, ये ऐसे मिश्रण का पृथक्करण करता है जिसके क्वथनांक अलग होते हैं, जिनके क्वथनांक क्या होते हैं, अलग होते हैं। दिस मेथड सेपरेट डिफरेंट नंबर ऑफ, या क्या लिखा मैंने हिंदी में, मैं इंग्लिश में उल्टा लिख रहा हूं मैं। ऐसे मिश्रण का पृथक्करण करता है जिसके क्वथनांक अलग होते हैं। दिस मेथड सेपरेट द मिक्सचर among substance different type of boiling point। देखो, उदाहरण के लिए इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ करते हैं, आपने अक्सर इसे कच्चा तेल कहा, कोई कच्चा तेल कहता है, कोई इसे क्रूड ऑयल कहता है, कोई इसे पेट्रोलियम कहता है। पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूं, पेट्रोलियम की बात कर रहा हूं। तो इसमें जैसे रिफाइनरी, जामनगर गुजरात की रिफाइनरी बड़ी रिफाइनरी है, भारत तेल का रिफाइनरी अच्छा करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा यहां पर कि जैसे हम पेट्रोल की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले पेट्रोलियम गैस जो होती है वो 25 डिग्री के आसपास में अलग हो जाएगी। ठीक है, तो पेट्रोलियम गैस जिससे एलपीजी बनती है, तो पेट्रोलियम गैस सबसे पहले, अगर हम इस मशीन के अंदर टेम्परेचर ले गए, इसको हमने गर्म करना शुरू किया, हम 25 डिग्री पर जाकर के रुके, 25-30 पर, तो 25 से लेकर के 40 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है, 25 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री, इस बीच में सारी पेट्रोलियम गैस सबसे पहले अलग हो जाती है। टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, पहली बार में सारा पेट्रोलियम गैस अलग हो गया। फिर हम थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाते हैं, हम पेट्रोल तक पहुंचते हैं। कहाँ तक पहुंचते हैं, पेट्रोल तक। पेट्रोल जो होता है वो है ना 40 से लेकर 60 डिग्री तक में अलग हो जाता है इजीली। तो 40 से 60 डिग्री टेम्परेचर के आसपास हम रखते हैं तो ये अलग हो जाता है। फिर एक गैस और इसमें से निकलती है जिसे कहते हैं नेफ्था। ठीक है, नेफ्था गैस। तो नेफ्था गैस जो होती है वो 60 डिग्री से लेकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर अलग हो जाती है। इससे ज्यादा टेम्परेचर करते हैं तो हम यहां पहुंचते हैं। फिर हम 180 से 220 पर जाते हैं। ठीक है, तो भैया नंबर 4 पर पैराफिन आता है। ठीक है, 180 डिग्री से हम कहाँ जाते हैं भाई, 220 तक जाते हैं तो नेफ्था अलग हो जाता है। ये सब पेट्रोल इसी से अलग हो रहे हैं, कच्चे तेल से ही। फिर आगे बढ़ते हैं तो डीजल आता है। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 220 से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये एक भी सेंटीग्रेड याद नहीं रखना है तुम्हें,
एक भी चीज याद नहीं रखनी इनमें से, बस ये याद रखना है प्रभाजी आसवन से किसका पृथक्करण होता है, अलग अलग क्वथनांक वालों का। हाँ, नहीं तो फिर ये बोलोगे कि भाई, ठीक है सर, ये याद रखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई ऐसा होता है। ठीक है, तो ये 220 से लेकर के 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक में क्या डीजल अलग हो जाता है। फिर और बढ़ाते हैं भैया, तो 250 से कहाँ पहुंचते हैं हम लोग, 300 तक पहुंचते हैं, तो केरोसिन अलग होता है। ठीक है, क्या होता है, केरोसिन अलग होता है। फिर और बढ़ते हैं तो लुब्रिकेंट आते हैं। ठीक है, तो भैया केरोसिन मिट्टी का तेल आता है, 250 से 300 डिग्री पर जाते हैं तो। और बढ़ाते हैं तो फिर भैया अन्य पदार्थ, ठीक है, अन्य पदार्थ आ जाते हैं, लुब्रिकेंट आ जाते हैं। फिर कुछ भी अलग नहीं होता 900 के आसपास में, तो है ना, 300 डिग्री से प्लस में अन्य पदार्थ, लुब्रिकेंट वगैरह सारी चीजें। और सबसे अंत में जो कुछ नहीं बचता तो फिर बिटुमीन बचता है, एक काला गाढ़ा पदार्थ जो डामर कहलाता है रोड बनाने के लिए, बिटुमीन कहते हैं, बिटुमेन कहते हैं, बिटुमेन कहते हैं। तो ये इस तरह से सेपरेट किए जाते हैं, है ना। सबसे पहले इसका टेम्परेचर कितना लेगा, 25 डिग्री से 40, तो भाई पेट्रोलियम गैस अलग हो गई। तब पेट्रोलियम गैस अलग हो गई तो फिर और टेम्परेचर बढ़ाया 40 से 60, तो पेट्रोल अलग हो गया। फिर और टेम्परेचर बढ़ाया तो भैया नेफ्था अलग हो गया, और बढ़ाया तो फिर पैराफिन अलग हो गया, और बढ़ाया तो डीजल। तो ये इस तरह से अलग अलग तापमान पर अलग अलग पदार्थ क्या होते रहते हैं, सेपरेट होते रहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से पाए जाते हैं। इनमें से एक के भी आपको, है ना, ये हो सकता है कि थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो, है ना, मैंने लगभग एवरेज लिखे हैं, ये सारे वैल्यूज लगभग हैं, है ना, एक्यूरेट कुछ भी नहीं होता, है ना, क्योंकि अलग अलग कंपनियां लगभग अप्रोक्स ही मानकर चलती हैं कि भाई ये क्या चीज है ना। जैसे कि आप यहाँ देखो, पेट्रोलियम 70 लिखा है, मैंने 40 से 60 ही लिखा है ना। तो पेट्रोलियम गैस यहाँ पर, है ना, रिफाइनरी गैस लिखी हुई है, जबकि पेट्रोलियम गैस होती है वो 40 तक अलग होती है, 25 से 40 पर। डीजल इनने 260 लिखा है, मैंने 285 लिख रखा है। इनने केरोसिन 180 लिख रखा है, मैंने 250 से 300 लिख रखा है। तो इससे आपको याद भी नहीं करना है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना है। तो ये एक भी टेम्परेचर ना तो अपने को याद करना है, न इनको अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अपने को बस ये ध्यान रखना था कि ये होता किस है। चलिए, हाँ, मथुरा के अंदर भी है ना। और ये सारे यहाँ पर पृथक्करण अलग हो गए। अब हम अगली क्लास के अंदर मिश्रण के प्रकार और फिर विलयन पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।